बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मन ज़ैनब बलोच प्रोग्राम कानून बिजाना शुमारा वशत कना ए मरागश्तहा मावती चारों काना कानून बाबता सरपदी दई। हम पिछले 2-3 हफ्तों से बात कर रहे हैं कि जब से 27वीं अमेंडमेंट आई है उसने बड़ा तहलका मचा दिया है। पहले 26वीं और उसके बाद 27वीं की ज़रूरत क्यों पड़ी थी, इस पर तो हम काफ़ी हद तक बातें कर भी चुके हैं और काफ़ी बातें हो रही हैं। लेकिन अब एक नया इशू छिड़ गया है कि सिंध को डिवाइड किया जा रहा है। क्या इस बात में किस हद तक सदाकत मौजूद है, ऐसी बात क्यों निकल के सामने आ रही है 27वीं अमेंडमेंट के फौरी बाद? हम देखें कि जगह जगह इस हवाले से कन्वेंशंस भी हो रही हैं, प्रोटेस्ट भी हो रहा है सिविल सोसाइटी की तरफ से, वकला की तरफ से, कि हम ऐसा नहीं होने देंगे। आखिर इस बात के पीछे वजह क्या है और सदाकत इस बात में कितनी है कि वाकई में सिंध को जो है डिवाइड किया जा रहा है, ऐसा कुछ है, नज़र आ रहा है। इसके साथ साथ हम एक और बात पे भी नज़र डालेंगे, IMF की रिपोर्ट जिसने पूरे मुल्क में तहलका मचा दिया है, जिसका नाम गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट्स के हवाले से इस रिपोर्ट को शाया किया गया है, जबकि ये जुलाई में शाया होनी थी लेकिन हुकूमत की तरफ से प्रॉपर तरीके से शाया नहीं हुई। लेकिन अब जो है इसको शाया कर दिया जाए। ये 186 पेजेस पर मुश्तमिल है और इसमें जो है इस रिपोर्ट में बहुत बड़े बड़े इंकशाफात किए गए हैं करप्शन के हवाले से, और इसके साथ साथ जो 26वीं अमेंडमेंट थी उसमें जुडिशरी के हवाले से भी सवाल उठाया गया है। तो इन तमाम पहलुओं पे हम बात करेंगे कि आखिर इस रिपोर्ट के बाद ऐसा क्या तहलका मच गया, हुकूमत की तरफ से कोई जवाब ना देना भी किस बात की दलील है, और दूसरा सिंध के हवाले से जो बातें सामने आ रही हैं वो 27वीं अमेंडमेंट के फौरी बाद क्यों सामने आ रही हैं। इन तमाम बातों में किस हद तक सदाकत है, इन तमाम पहलुओं पर बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट माहिर कानूनदान जनाब सालिम सलाम अंसारी साहब। उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। सर, हम बात कर रहे हैं कि ये पहले 26वीं अमेंडमेंट फिर 27वीं अमेंडमेंट ने बड़ा तहलका मचाया था, लेकिन अब एक नई बहस छिड़ गई, नया शोर होने जा रहा है कि सिंध को जो है वो तकसीम किया जा रहा है, सिंध में मजीद 3 सूबे 2 सूबे बनाए जाएंगे। ऐसी कोई बात है आपकी नॉलेज में, ऐसा कुछ हो रहा है? देखिए, ये जो तजवीज़ है एक से ज़्यादा सूबों की जी ये हर दौर में ये जो है ये इशू उठता रहा है जी सियासी बुनियादों पे कुछ मकासद को हासिल करने के लिए, जी और जिसको रंग तो ये दिया जाता है कि बड़ी मुस्बत बात होगी, जी और ये अमूमन उस दौर में जब डिक्टेटरशिप होती है और गैर जमहूरी दौर होता है, जी उस दौर में जो है वो ये सूबे बनाने की बात होती है। जी आप इसका जो सबसे पहले कोई पेपर वर्क हुआ जी तो वो ज़ियाउल हक के दौर में जी दस्तूरी कमीशन बना, एक कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन बना जी मौलाना जफर अहमद अंसारी की सरबराही में। जी उसने एक रिपोर्ट दी जो किताबी शक्ल में आज भी मौजूद है। ठीक उसने मुख्तलिफ तजावीज़ दी जी कि क्या लोग इस्लाम चाहते हैं। वो आइडिया जनरल ज़ियाउल हक को पसंद आया। उन्होंने कहा कि इस पर रेफरेंडम हो जाए और रेफरेंडम में लोग अगर हाँ में वोट देंगे तो मैं 5 साल के लिए सदर मंत्री हो जाऊँ। जी मजलिस शूरा नामजद मुकर्रर कर दी गई। ठीक आज भी पार्लियामेंट का नाम मजलिस शूरा है, जी गो के मुंतखब है। जी उसके अलावा उस रिपोर्ट में जो मुस्बत बात हुई उसमें कहा गया कि 100 कोस से ज्यादा काजी नहीं होगा। जी इस्लामी फिका ये कहता है, जिससे सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्रियां लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा में बनाई गई और लाहौर हाई कोर्ट का पिंडी सर्किट और सक्खर सर्किट बने। ठीक तो बहरहाल, लेकिन जो सूबों की उसने बात की, उसने कहा कि 22 दफा मुख्तलिफ लोगों ने सूबे बनाने की बात की। जी मीर रसूल बख्श तालपुर ने बात की, राजा अफजल ने कहा कि जिलाई सूबे हो जाएं। जी तो इसका, लेकिन वो देखें, ये डिक्टेटर जो है वो बात जो है ना वो सियासी इस्तिलाहात को और टर्मिनोलॉजीज को और पॉलिटिकल साइंस को समझता नहीं। ठीक है पाकिस्तान में सूबे बन नहीं सकते। उसकी एक वजह है कि सूबों ने पाकिस्तान को बनाया, पाकिस्तान ने सूबों को सूबे क्रिएट नहीं किए। जी सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे आप इंडिया की मिसाल देते हैं, वहाँ कई सूबे बन गए, अफगान में जिला टाइप के सूबे हैं, लेकिन पाकिस्तान का जो वजूद में आना है वो या तो प्रिंसली स्टेट्स ने पाकिस्तान के साथ इलाक़ किया या सूबों ने पाकिस्तान के हक में कहा कि हम एक पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं। जैसे सिंध असेंबली ने कहा कि हम पाकिस्तान से मिलना चाहते हैं। पंजाब में जो जिले मुस्लिम अक्सरियती जिले थे, उन्होंने वोट दिया कि वो पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं। ठीक है और
फ्रंटियर में असेंबली में मंजूर अक्सरियत नहीं थी तो वहाँ रेफरेंडम कराया गया, क्योंकि वहाँ डॉक्टर खान साहब की हुकूमत थी जो बादशाह खान के भाई थे, वहाँ करारदाद पास नहीं हो सकती थी तो वहाँ रेफरेंडम कराया गया। क्योंकि ये बात है कि अंग्रेज जो है वो चाहता था कि ये इलाका अलग हो जाए, सोशलिज्म का मुकाबला करे या जो भी मफादात थे वो डिवाइड करना चाहता था। ठीक है, मेरा कहना ये है कि सूबों ने और प्रिंसली स्टेट्स ने मिलके पाकिस्तान को वजूद में लाया, लिहाजा पाकिस्तान सूबे नहीं लाया। मिसाल ऐसी है जैसे 17 रियासतों ने अमेरिका को तस्लीम किया। सर तो फिर ये बातें क्यों सामने आ रही हैं कि सिंध को तकसीम किया जा रहा है अभी इस वक्त, जब उस वक्त से ये बातें चल रही तो अभी इसमें तेजी क्यों आ गई है? 27वीं अमेंडमेंट के फौरी बाद और फिर हुकूमत की तरफ से 4 दिसंबर को जो इजलास फौरी तौर पे बुलवाया जा रहा है, तो इसको आप कैसे देख रहे हैं कि अभी इसमें इतना तहलका क्यों मचा हुआ है? देखिए, ये जो होते हैं ना डिक्टेटर, इनके आगे पीछे खुशामदी किस्म के और जाहिल किस्म के बुकरात साथ इनके लग जाते हैं। वो अपनी बुकरातियत को इस तरह जो है ना वो करते रहते हैं, लेकिन ये हो नहीं सकता। MQM ने भी सूबों की बात की, कराची सूबा अलग कर तो जैसे 2 वजारतें मिलती थी वो सूबे की बात पीछे रह जाती। ये अपनी रेट बढ़ाने के लिए, अपनी बुकरातियत के लिए, अपनी मफादात के लिए सूबों की बात करते हैं। इन्हें भी पता है हम सूबा नहीं बना सकते, क्योंकि पंजाब तकसीम हुआ था 47 में 10 लाख का आदमी मर गया था। अब पंजाब तकसीम नहीं हो सकता, ये बात आज समझ ले आप। पंजाब के मजीद सूबे नहीं बन सकते। जब पंजाब के नहीं बन सकते तो बाकी पाकिस्तान के भी नहीं बन सकते। ये एक अमली बात। ना काला बाग डैम बन सकता है, सिर्फ उसको सियासी नारे के तौर पे यूज होता है। ये बनाना भी नहीं चाहते ये डिक्टेटर। ये कभी बजट में एक पैसा नहीं रखते, लेकिन ये कहते थे कि हम काला बाग डैम बनाएंगे। ये सिर्फ एक सियासी मकसद हासिल करने के लिए, पंजाब कार्ड खेलने के लिए। अगर इन्होंने डैम बनाने होते तो 40 छोटे डैमों का जो वापडा के चेयरमैन ने मंसूबा दिया था वो बना देते, ताकि ये सियासी इशू खत्म हो जाता। लेकिन ये बनाना नहीं चाहते, इन्होंने कुछ सियासी इश्यूज रखे हुए हैं। वो पीपल्स पार्टी ने भी मंशूर किया था डिस्ट्रिक्ट गवर्नर का कि जिलों को ऐसे इख्तियारात दे दिए जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर होंगे। 1993 में जो मंशूर था, जो बैरिस्टर कमाल असफर साहब ने बनाया था बेनजीर भुट्टो साहब के दौर में, जिसका नाम न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट रखा गया था, और गवर्नमेंट एट डोर स्टेप के नाम से डिस्ट्रिक्ट गवर्नर या जिले सूबों का, यानी सूबों के अंदर डिवॉल्व करने के लिए मंसूबा किया था। वो तक तो कर ना सके, यानी सूबे रहते, लेकिन इजला में डिस्ट्रिक्ट पार्लियामान होती, वहाँ डिस्ट्रिक्ट गवर्नर होता, छोटी काबीना होती, और जो है ना इख्तियारात होते, उसको पुलिस के भी इख्तियारात होते, और जो है ना डिवॉल्व हो जाता। यूनिवर्सिटियां भी वही चलाता, अस्पताल भी वही चलाता। ये डिस्ट्रिक्ट गवर्नर तो बना नहीं सके, डिस्ट्रिक्ट नाजम का या चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का भी मंसूबा इनका ना कर सका। सर आप तो सूबे बनते नहीं है। लेकिन जब ये सूबों की बात करते हैं तो छोटे सूबों से, इवन पंजाब से उस तरह आवाज नहीं उठती, लेकिन वो समझते हैं कि ये बना नहीं पाएंगे, और छोटे सूबे जो है इसको रजिस्ट करते हैं, आवाज उठाना शुरू कर देते हैं और एक लहर दौड़ती है। लेकिन इनकी ख्वाहिश है, वो जो बुकरात है वो 28 तरमीम सोच रहे हैं, लेकिन इसमें इतनी हिम्मत नहीं है। वो कहते तपड़ नहीं है, इतना ये कर नहीं सकते, सिर्फ जो उन्होंने करना था कर लिया, अपनी इजारादारी को। सर हम बिल्कुल, लेकिन सर हम देखें अभी जो IMF की एक रिपोर्ट पेश हुई है उसने भी बड़ा तहलका मचा दिया, जबकि जुलाई की रिपोर्ट थी लेकिन अभी उसको शाया किया गया है 2 दिन पहले। तो उसको आप कैसे देख रहे हैं? उसमें भी 26वीं अमेंडमेंट का जिक्र है और उसके फौरी बाद 27वीं अमेंडमेंट, तो क्या वाकई में 28वीं अमेंडमेंट के भी इम्कानात नजर आ रहे हैं? देखिए 28वीं अगर कुछ, एक तो वो जो बुकरात है ना जाहिल किस्म के, उनसे ड्राफ्टिंग में चीजें रह जाती हैं, या वो स्टेप वाइज करना चाह रहा है, तो वो 26 में जो चीज 27 में वो ड्यून की गई है। बाद ऐसी चीजें की गई जिनकी जरूरत नहीं थी। अब 28वीं में भी कोई चीज रह गई वो कर देंगे, लेकिन ये सूबे नहीं बना सकते। और IMF की रिपोर्ट तो ये आई है कि ये 5000 अरब की इस मुल्क में करप्शन हुई है, तो चोरों की हुकूमत। बिल्कुल ठीक। लेकिन की जो रिपोर्ट है उसके पीछे उनके अपने मफादात भी होते हैं। जी, लेकिन सर वो हुकूमत की तरफ से इसके ऊपर कोई जवाब नहीं देना कि 5000 अरब की जो करप्शन हुई, और इसको नाम भी दिया है गवर्नर्स एंड करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट। तो आप क्या समझते हैं ये रिपोर्ट को जो है वो इस तरह से छुपा के रखना और शाया ना करना और इस पर कोई बात नहीं करना, तो ये किस चीज को जाहिर कर रहा है? देखिए, जब किसी चोर पर चोरी का इल्जाम लगता है ना,
जी। किसी पे गलत इल्जाम लगे तो वो आगे से जवाब देता है कि मैं बेगुनाह हूं, मैंने चोरी नहीं की, ये मेरे पे आप क्या इल्जाम लगा रहे हैं। लेकिन जब चोरी पे मौके पे पकड़ा जाता है जी। तो वो बेबस होता है, मजबूर होता है। आप देखें कोई जवाब नहीं दे रहा होता। जी। उसकी वजह ये होती है कि वो रंगे हाथों पकड़ा गया। जी। ये इन्हें पता है कि हम चोरी की क्या जवाब देंगे, बात और उछलेगी और निकलेगी। अब IMF की रिपोर्ट जो है कितने लोग पढ़ेंगे, बात खामोश रहो तो चुप रहो, ये भी एक तरीकाकार होता है जी। चीजों को दबाने का। और इनके पास कोई जवाब तो है नहीं, जी। क्योंकि 5,000 अरब की जो करप्शन की रिपोर्ट को उछाला जब जाएगा, जी। उसमें कई शोबे होंगे जब उनके खिलाफ बात होगी, एहतसाब किया जाए। नैब को तो इन्होंने बिल्कुल मफरूज कर दिया कि जी 50 करोड़ से ऊपर के केस नैब में चलेंगे और 100 से ऊपर कंप्लेनेंट होना चाहिए, तो नैब का खौफ तो खत्म। जी। और बाकी FIA वगैरह ऐसे कमजोर किस्म की एजेंसीज हैं, उनकी ये खुद ही अपॉइंटमेंट करते हैं, खुद ही उनको पैसे वगैरह खिला के दबा के इधर उधर ट्रांसफर करके बातों को फारिग करते हैं। लेकिन सर और ये इनकी करप्शन पुलिस जो है उसका भी आपको पता है। कोई ये इंडिया की जो जैसे इवन इंडिया में जिस तरह है वहाँ जो ये इन्वेस्टिगेशन अदारे हैं, और आप यूरोप की बात करें, स्कॉटलैंड यार्ड की बात करें या और की बात करें, उस तरह के इदारे तो यहाँ है नहीं। इन्हें किस चीज का खौफ है? और ये चोरी करके, इलेक्शन चोरी करके, पैसे चोरी करके डिक्टेटरों के साथ चल रहे हैं। और अब तो इनके पीछे अमेरिका का भी हाथ है, उन अमेरिका को भी ऐसे लोग नहीं मिल सकते, तो इनको किसी चीज का खौफ नहीं है। बस ये आएगी, बात दब जाएगी। लोग माशी तौर पर इतने परेशान हैं कि वो इस तरफ तवज्जो नहीं दे पा रहे हैं। कैसे ये बात दब सकती है जबकि IMF की जो रिपोर्ट है ये किसी आम इदारे की नहीं है, IMF की रिपोर्ट है, मतलब मुल्क के किसी इदारे की नहीं है। IMF की रिपोर्ट में ये चीज़ मेंशन है और बाकायदा 26वीं अमेंडमेंट का भी उसमें जिक्र मेंशन है। जुडिशरी पे भी सवालिया निशान उठाया गया है कि जो जजेस की अपॉइंटमेंट का तरीक़ेकार है उस पर भी सवालिया निशान है। तो इसको आप कैसे देखते हैं कि उसके फौरी बाद 27वीं अमेंडमेंट की गई है? देखिए, ये इन्होंने कोई पॉजिटिव काम के लिए तो कोई अमेंडमेंट की ही नहीं। इन्होंने सिर्फ अपने मफादात को देखा। पहले जुडिशरी को मजबूत किया, फिर उस जुडिशरी से फैसले कराए, 2 वजीर आजमों को माजूल किया, जुडिशल मार्शल लगाया। जब जुडिशरी ने नाखून और आंखें दिखाई और दांत तेज किए तो उसको मफरूज करने के लिए 26वीं 27वीं अमेंडमेंट आ गई। जुडिशरी कभी मजबूत थी नहीं, इन्होंने उसको जो है ना जरा मजबूत किया, उसकी जंजीरें खोली, अब उसकी जंजीरें फिर बांध दी है। इसका रोल भी कोई इतना अच्छा नहीं रहा। और इस तरामीम के बाद तो अब वो नौकरी की नौकर पेशा जैसे एक महकमा होता है, ऐसा रह गया है। और IMF को दरअसल इसलिए ज्यादा तशवीश है कि वो इनको पैसे देते, इनको कर्जे देते हैं। वो इस काम के लिए तो नहीं देते कि खा जाए, वो प्रोजेक्ट के लिए पैसे देते हैं और इनको कर्जे देते हैं, उन्हें वापस भी कर्जे लेने हैं। उन्होंने उन कर्जों का सही इस्तेमाल होगा, कुछ होगा तो वापस मिले ना, इकॉनमी डेवलप होगी। अब वो इन्होंने चोरियां कर ली, करप्शन कर ली, तो IMF को ये इसलिए पैसों की ज्यादा फिक्र है। बिल्कुल। और जुडिशरी कमजोर होगी तो करप्शन और होगी। ज्यादा IMF का कंसर्न जो है वो अपने मफाद के लिए, लेकिन है सही, लेकिन उसने इनकी निशानदेही की है, क्योंकि ये कहते हैं हमें ये लोग ऐसे चोर कहते हैं। अब IMF ने कहा कि चुप करके बैठ गए, उस रिपोर्ट को दबा के बैठ जाए और अखबारों को भी कह देंगे कि इस पे कम से करो। जो मीडिया है दूसरा इलेक्ट्रॉनिक, उसको तो ये खबर को चलने नहीं देते। अल्लाह खैर सलाह। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने हमें टाइम दिया, हमें ज्वाइन किया। या हमारे साथ मौजूद थे सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट माहिर कानूनदान जनाब सालिम सलाम अंसारी साहब। हाँ, हमने एक तरफ बात की कि जिस तरह से बातें चल रही हैं हर जगह पे, जगह जगह हम सुनाई भी दे रहा है और लोग कन्वेंशन और प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं कि सिंध को जो है तकसीम करने की जो बात की जा रही है उसमें किस हद तक सदाकत है। तो हमने पॉइंट ऑफ व्यू पूछा तो पता ये चला कि कभी ऐसा हो नहीं सकता, ये तो काफ़ी पहले से सुनते आ रहे हैं लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं। दूसरी तरफ हम जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात वो कर रहे हैं IMF की रिपोर्ट जिसने बड़ा तहलका मचा दिया है, और वो रिपोर्ट जो है 186 सफ़ात पर मुश्तमिल है, जिसका मेन पर्पस, जिसका टाइटल जो है वो गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट्स। इसके पीछे वजह क्या है कि करप्शन को इस हद तक सामने लाया गया है IMF की रिपोर्ट में, और उसमें एक जिक्र ये भी किया गया है कि 26वीं अमेंडमेंट पे भी सवाल उठाया गया। इन तमाम पहलुओं पे बात करते हैं। इस वक्त लेते हैं एक ब्रेक के बाद आते हैं।
ब्रेकाची पद शुमारा वशत करें। हम बात कर रहे थे कि 26वीं और 27वीं अमेंडमेंट के बाद एक और नई बहस छिड़ गई है कि सिंध को तकसीम किया जा रहा है। इस बात में किस हद तक सदाकत है, क्या वाकई में ऐसा कुछ है, अगर है तो ऐसा क्यों है? और इसके अलावा हम बात करें, IMF की रिपोर्ट ने भी बड़ा तहलका मचा दिया है। दूसरी तरफ हम देखें कि सिंध हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से कल ऑल सिंध लॉयर कन्वेंशंस भी सिंध हाईकोर्ट बार में होने जा रही है। इन तमाम पहलुओं पे बात करते हैं, इसके असरात क्या होंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पे जनरल सेक्रेटरी सिंध हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जनाब एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट जनाब मिर्ज़ा सरफराज अहमद साहब। उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया ज़ैनब बलोच साहब आपका। थैंक यू सर। सर आपका शुक्रिया, आपने अपना टाइम दिया, हमारे लिए आए, आपको खुशामदीद कहते हैं। सर हम देख रहे हैं कि पहले 26वीं अमेंडमेंट, उसके बाद फिर 27वीं अमेंडमेंट भी आइन में हो गई, लेकिन उसके बाद ये अब नई बहस छिड़ गई है। हम जगह जगह देख रहे हैं, वकला के दरमियान भी, सिविल सोसाइटी भी प्रोटेस्ट कर रही है कि सिंध को तकसीम करने की बात चल रही है। तो इस बात में किस हद तक सदाकत मौजूद है? देखिए मैडम, ये जो 26वीं तरमीम आई थी लास्ट ईयर, जब भी हम लोगों को बता रहे थे कि ये तरमीम अब शुरू हो गई है, ये पहली तरमीम है, और इसके बाद जो तरमीम आएंगी उसको आप देखेंगे जिससे जनाब अली आइन बिल्कुल मसक कर दिया जाएगा, आपके हकूक ख़त्म कर दिए जाएंगे और इस मुल्क का जो जोग्राफियाई हालात है वो तब्दील कर दी जाएगी। 26वीं तरमीम ने ऐसा ही किया। सबसे पहले टारगेट किया इन्होंने जनाब अदलिया को, और अपनी मर्जी के जनाब अली उसके अंदर जजिस को उन्होंने अपॉइंट किया, उसके अंदर जो तरीक़ार वज़ा किया गया उस पर आज तक एतराज़ात हैं, और 26वीं आइनी तरमीम को सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज किया गया, मगर उन पिटिशनों की कोई समाअत नहीं की गई और उनको जनाब अली डिले किया गया। अब उन पिटिशनों के होते हुए 27वीं तरमीम को लाया गया, और 27वीं तरमीम में आपने देखा जो बुनियादी हुकूक के खिलाफ अदलिया का गला घोट दिया गया। इसके अंदर अदलिया की आज़ादी सलब कर ली गई, कोर्टों को मफलूज कर दिया गया। वकला जो होते हैं वो आइन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खा के अपने प्रोफेशन के अंदर आते हैं, और वकला ही आइन की हिफाजत करते हैं, वकला ही रेस करते हैं, क्योंकि बुनियादी हुकूक आवाम के होते हैं और वो आवाम के लिए अदालतों के अंदर लड़ते हैं उनके हकूक़ के लिए। बिल्कुल। तो इसीलिए 27वीं तरमीम जो है वो ऐसी तरमीम आई है, और हम ये समझते हैं कि इस तरमीम ने जो है जो राह था जनाब अली पाकिस्तान की इज्जत थी, वक़ार थी और अदलिया की आज़ादी थी, उसको बिल्कुल ख़त्म करके रख दिया है। बिल्कुल। और चंद लोगों को जनाब अली वो मराहत दे दी गई हैं जो मराहत ना अल्लाह ताला ने जनाब अली दी हैं और ना हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब अली अपनी ज़िंदगी के अंदर दी। गैर शरई, गैर इस्लामी है और बिल्कुल मुनसिफाना भी नहीं है, जुल्म है एक। जी, लेकिन सर इसमें कोई सिंध की तकसीम के हवाले से भी कोई ऐसी शिक नज़र आ रही है जिसकी वजह से जो है इतना तहलका मच गया है? देखें, जो भी चीज़ें आ रही हैं, आप ये देखें आईनी अदालतें कहाँ बनी थी। जी। आईनी अदालतें सिर्फ सूबा सिंध के अंदर बनी थी, पंजाब में नहीं बनी थी, जी, बलूचिस्तान में नहीं बनी थी, ये सिंध में बनाई गई थी। और सिंध के अंदर तकरीबन 9000 पिटिशन जो हैं वो डिसमिस की गई हैं। उनके ऑर्डर्स आप देख लीजिए, वो नॉट मेंटेनेबल के ऊपर डिसमिस की गई हैं, नॉन प्रोसिक्यूशन में डिसमिस की गई हैं, कोई डिटेल्ड ऑर्डर नहीं है। ये सब जनाब अली जो कारनामे अंजाम दिए गए हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में अंजाम दिए गए हैं। बिल्कुल। अच्छा सर, जी सर, IMF की रिपोर्ट भी जो अभी पेश हुई उसमें भी 26वीं आईनी तरमीम का जिक्र है, जो गालिबन अभी 2 दिन पहले ही इशू हुई है, जबकि जुलाई में ही की गई थी, लेकिन अभी उसको प्रॉपर तरीके उस पर भी जुडिशरी पे एक सवालिया निशान है। आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, बात यह है कि पूरी दुनिया जो है ना वो इस 26वीं तरमीम को मानती ही नहीं है। जी। हम तो खैर पहले से ही नहीं मानते, जब ये बिल आया था, प्रपोज आया था, जब भी हम नहीं मान रहे थे, पास होने के बाद भी नहीं माना, इसीलिए अदालतों में चैलेंज किया गया है इसको। मैंने खुद अपने नाम से एक पिटीशन फाइल करी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो पेंडिंग है, जिसकी समाअत जारी है। तो बात कहने की ये है कि अगर IMF ने रिपोर्ट दी है इसके ऊपर तो बिल्कुल सही रिपोर्ट दी है इसके अंदर, क्योंकि मैं समझता हूँ कि हमसे ज़्यादा मुनसिफाना चीज़ें जो हैं वो उनके पास हैं। जी। तो सर हमारे इस्लाम में तो है। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, ये बात है कि ऑल सिंध लॉयर कन्वेंशन पहले सखर में और अभी जो है वो हाईकोर्ट सिंध हाईकोर्ट बार में होने जा रही है। इस बात के बारे में आप बताएं कि 22 नवंबर को ऐलान किया गया है, तो ऐसा कुछ है? देखिए मैडम, बात ये थी कि सबसे पहला कन्वेंशन जो हुआ वो हैदराबाद बार में था। उसके अंदर ही बुगदा ने भरपूर शिरकत करी और इन तरामीम को मुस्तरद किया। ठीक।
दूसरा कन्वेंशन जो है वो कराची बार एसोसिएशन कराची में रखा गया। जी उसमें भी पूरे सिंध के वुकला ने शिरकत करी जी और इन दोनों तरामीम को इनायत अली मुस्तरद किया। ठीक है और इनके साथ साथ जो पीका एक्ट आया है जी जिसमें इनायत अली आज़ादी को सलब किया गया, उसको भी इनायत अली पीका एक्ट को भी इन्होंने जी रिजेक्ट किया उसके अंदर। बिल्कुल उसके बाद जो तीसरा कन्वेंशन रखा गया वो सक्खर बार ने रखा और सक्खर बार में वो कन्वेंशन हुआ, आपने देखा। बिल्कुल और उस कन्वेंशन में जब हम गए तो वहाँ कन्वेंशन में जो बड़ी तादाद थी हाज़रीन की, बिल्कुल उन्होंने कहा कि सेक्रेटरी साहब आप ऐसा है कि कराची हाई कोर्ट के अंदर क्यों नहीं रखते हैं कन्वेंशन, ठीक है क्योंकि हमसे पहले जो अनाउंसमेंट दी थी वो दी थी हमारे मीरपुर खास के जो हमारे प्रेसिडेंट हैं जी तालपुर साहब। उन्होंने माशाल्लाह वहाँ पे कहा था कि जी मीरपुर खास के अंदर हम 22 तारीख को कन्वेंशन रखना चाहते हैं, जी मगर लोगों का इसरार ये था कि पहले कराची हाई कोर्ट में रखा जाए जी कन्वेंशन। तो इस वजह से हमने फिर वहाँ पे कहा कि जी हम कराची हाई कोर्ट के अंदर जो है जी 22 नवंबर को कन्वेंशन रखेंगे, ऑल सिंध लायर कन्वेंशन, ठीक है क्योंकि हमारे जो इलेक्शन हैं वो 29 नवंबर को होने के लिए जा रहे हैं जी और हमारे पास ये हफ्ता खाली था, तो हमने इसलिए वहाँ पे कन्वेंशन का ऐलान किया। और अल्लाह का शुक्र ये है कि उसको इनायत अली माना गया, मगर अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से कुछ वजूहात की बिना के ऊपर जो हमारी बाकी मैनेजिंग कमेटी के लोग थे उन्होंने इस चीज़ को इंडोर्स नहीं किया जी और एक रेजोल्यूशन के जरिए इसको कंडेम किया और इसको रिकॉल कर दिया गया। ठीक है जब रिकॉल हो गया तो इसको बेस बनाते हुए जो हमारे रजिस्ट्रार साहब हैं हाई कोर्ट के, उन्होंने आज एक लेटर जारी किया है और ये कहा है जी कि सिंध हाई कोर्ट का तकद्दुस पामाल नहीं होना चाहिए, जी वहाँ पर किसी भी किस्म की तकारीर, नारेबाजी और पम्फलेट बैनर पर जी पाबंदी आयद कर दी है उन्होंने। जी तो जिसकी वजह से अब बुकला जो है उसके अंदर शदीद गम गुस्सा पाया जाता है, क्योंकि ये जो हुक्मनामा जारी हुआ है माजरत के साथ ये इजहार आज़ादी राय के खिलाफ है। जी ठीक हम इसे ये तस्वुर करते हैं इसके अंदर बार एसोसिएशन हैं, मगर बहरहाल कन्वेंशन तो होगा। हमें भी हाई कोर्ट के तकद्दुस का उतना ही ख्याल है जितना रजिस्ट्रार साहब को है, मगर हम ये समझते हैं कि सबसे ज़्यादा हमारे लिए जो अहम चीज़ है वो आईन पाकिस्तान है, अदलिया की आज़ादी है, बुनियादी हुकूक की बहाली है। बिल्कुल कल हम कन्वेंशन इंशाअल्लाह करेंगे और ये कन्वेंशन कल ज़रूर होगा। अच्छा सर, लास्ट में सिर्फ पूछूंगी सर, आपकी पिछली जो कन्वेंशन हुई थी सक्खर में हुई थी, तो उस कन्वेंशन के बाद एक हफ्ते का टाइम दिया गया था और इसके बाद ये दूसरी कन्वेंशन 22 तारीख का टाइम दिया गया, तो हुकूमत की तरफ से कोई राब्ता, कोई ऐसी बात हुई है, कोई लचक पैदा हुई है? देखिए बात यह है कि हुकूमत डायरेक्टली राब्ता नहीं करती है। जी मैं ये समझता हूँ कि हमारे साथ यही हथकंडे पहले भी इस्तेमाल हुए हैं, जो अब मैंने आपको बताया कि कुछ मेंबरान ने मिल के जनाब अली इसको कंडेम किया जी और इस जनाब अली कन्वेंशन को रिकॉल किया है। ठीक है और इसको बुनियाद बनाते हुए रजिस्ट्रार साहब ने जो है ये ऐलान किया कि जनाब वहाँ पे किसी भी किस्म की तकारीर और नहीं बैनर। सर, मैं ये कह रही हूँ कि जी पिछली जो कन्वेंशन हुई थी आपने एक हफ्ते का जो टाइम दिया, अदालतों का बायकॉट किया गया, लोग भी आप लगता नहीं है आपको कि लोग भी परेशान हैं, वकला भी ऐसे आम वकील होंगे वो भी परेशान होंगे एक हफ्ते तक, तो ये एक हफ्ते के जो बायकॉट के बाद कोई रद्द-ए-अमल आया है? बात ये है कि मुख्तलिफ राय से वो करते हैं अप्रोच, मगर हमारी बात एक ही है, हम कहते हैं कि दोनों तरामीम वापस होनी चाहिए और 1973 के आइन को उसकी असल रूह के मुताबिक बहाल किया जाए। जी, तो सर आप समझते हैं कि ये जो कन्वेंशन कल होगी इसका कुछ असर पड़ेगा? सर हमें बड़ी उम्मीद है, तारीखी कन्वेंशन है, पूरे सिंध से काफिले जो हैं वो रवा दवा हैं और सब इंशाल्लाह सुबह यहाँ पहुँचेंगे और आप देखेंगे कि एक अजीम शान कन्वेंशन होने के होगा, इंशाल्लाह दुनिया देखेगी। जी सर, लास्ट में सिर्फ पूछूंगी कि अगला आपका लाएअमल क्या होगा? ये कन्वेंशन के बाद डिसाइड किया जाएगा? ये कन्वेंशन में डिसाइड होता है, जैसे हमने सिकर में डिसाइड किया था, हैदराबाद में डिसाइड किया था, कराची बार में डिसाइड किया था जी, तो इसी तरीके से इंशाल्लाह आइंदा का लाएअमल कल तय होगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने हमें टाइम दिया, हमें ज्वाइन किया। यहाँ हमारे साथ मौजूद थे सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, ऑनररी सेक्रेटरी सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, जो कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और बड़े जिम्मेदार शख्सियत हैं, जिन्होंने ये बात की है कि जिस तरह हम बात कर रहे थे कि 26वीं अमेंडमेंट के बाद 27वीं अमेंडमेंट ने जिस तरह तहलका मचा दिया, उस तरह एक और बात भी सामने आ रही है कि सूबा सिंध की तकसीम के हवाले से, डिवाइड करने के हवाले से भी बातें हो रही हैं, लेकिन इस हद तक इसमें कितनी सदाकत है, इस पॉइंट पे भी हमने बात की। दूसरी जो कन्वेंशन की जा रही हैं सिंध
ऑल सिंध लॉयर कन्वेंशन, उसके क्या असरात सामने आएंगे 27वीं अमेंडमेंट और 26वीं अमेंडमेंट के खिलाफ। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं, IMF की जो रिपोर्ट इन दिनों में शाया हुई है उसने भी बड़ा तहलका मचा दिया, उसके अंदर भी 26वीं आईनी तरमीम का जिक्र है। इसको कैसे देखा जाएगा, करप्शन का तो है ही है, लेकिन उसमें 26वीं अमेंडमेंट को भी, जुडिशरी पर भी एक सवाल उठाया गया। इन तमाम पहलुओं पर बात करते हैं, यहाँ लेते हैं एक ब्रेक के बाद आते हैं। ब्रेकाचे पद शुमारा वशत का नहीं, हम बात कर रहे थे कि हम देखें कि कुछ दिनों पहले हम देखें कि 26वीं अमेंडमेंट, उसके बाद 27वीं अमेंडमेंट ने बड़ा तहलका मचा दिया था। वकला, सिविल सोसाइटी तमाम के तमाम सरापा एहतजाज थे। लेकिन अब एक नई खबर सामने आ रही है कि सिंध को डिवाइड किया जा रहा है। इस बात में किस हद तक सदाकत है, और दूसरी तरफ IMF की जो रिपोर्ट आई है उसके बारे में क्या कहा जाएगा, इन तमाम पहलुओं पर बात करते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एडवोकेट, ऑनरेरी सेक्रेटरी कराची बार एसोसिएशन जनाब गुलाम रहमान कुराई साहब। उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। सर, हम बात कर रहे हैं कि 26वीं अमेंडमेंट पहले और उसके बाद 27वीं अमेंडमेंट, और उसके बाद एक नया वाविला मचा हुआ है कि सिंध को तकसीम किया जा रहा है। इस बात में किस हद तक सदाकत नज़र आ रही है? जी, मैं बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मदऊ किया वश चैनल के ऊपर। और देखें, हम पिछले साल से इस बात के रवादार हैं कि ये जो तरामीम की जा रही है, 26वीं तरमीम लाई गई उस वक्त जब हमने फिर इसको अपोज किया, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स का जिक्र किया गया। तो जब सारे वकला सरगर्म हुए, कन्वेंशन हुई, रैली एक मैंने लीड की, फिर उनकी पिटीशंस मैंने खुद चैलेंज की थी। तो जो स्टांस उस वक्त के चीफ जस्टिस का था वो ये था कि इन तमाम चीज़ों को आप अभी चैलेंज नहीं कर सकते यहाँ पर। उस चीज़ से जाहिर हो रहा था कि इस वक्त जो जजेस हैं उनमें से एक जजेस अपने प्रिंसिपल स्टांस पर हैं और दूसरे अपॉर्चुनिस्ट बने हुए। वो चीफ जस्टिस बनने के लिए या कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के हेड बनने के लिए 26वीं तरमीम में उन्होंने जिस तरीके की जो रविश इख्तियार की या जिस तरीके से उन्होंने एडॉप्ट किया वो तशवीशनाक था। लेकिन एक पुरजोर मुहिम चली, उस मुहिम के नतीजे में ये हुआ कि उस वक्त तो 26वीं तरमीम में उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बनाई और एग्जेक्टिव को कंट्रोल दे दिया। पार्लियामेंटेरियंस की नंबर्स के बाद अब जजेस अपॉइंट होंगे और 3 सीनियर जजेस में से कोई चीफ जस्टिस बनेगा और अल जहाद ट्रस्ट को डस्टबिन की नजर कर दिया गया। या 1958 में जो एक रीजंस रिकॉर्ड होने चाहिए कि क्या रीजंस हैं उस चीफ के या जस्टिस होने के जिसको आप बना रहे हैं और पहले सीनियोरिटी प्रिंसिपल पे नहीं बना रहे, उन सबकी अहमियत को ख़त्म करके एक तरमीम के ज़रिए अपने लोगों को चीफ जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन के पावर्स दे के और उन्होंने एक तरह से सिलेक्ट किया और सीनियोरिटी प्रिंसिपल्स को खातिर में नहीं लाए। उसके बाद जैसे ही एक साल गुजरता है आपके सामने के आगा ने जो फैसले किए, जस्टिस जहांगीरी साहब सिंध हाई कोर्ट कराची में आए तो एक काजी दूसरे काजी के सामने इंसाफ की का तकाजा कर रहा था। उन्होंने जिस तरीके की रविश इख्तियार की और जिस तरह से अमीरुद्दीन ने काम किया एस्टेब्लिशमेंट की ईमा पे और पॉलिटिकल पार्टीज जो कि रूलिंग है इस वक्त उनको सपोर्ट किया, तो वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में चीफ बन गए और के आगा को सिंध हाई कोर्ट से ले जाके उसी बेंच का मेंबर बना दिया गया, यानी कि उनको नवाजा गया। तो ये तमाम चीज़ें इस बात का इंदिया करती हैं कि ये इस वक्त अवाम दोस्त कोई तरामीम नहीं लाई गई बल्कि एक सेटअप बिठाया गया जिसके अंदर 27वीं तरमीम में उन्होंने वो टारगेट अचीव किया जो 26वीं तरमीम में वो नहीं कर सकते थे। और वो क्या टारगेट था? वो टारगेट इनका ये था कि हमने कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बनानी है और अपने वो जस्टिस बिठाने हैं जो यस मैन हो, जो हमारी हर डायरेक्शन को फॉलो करें और जो कभी भी हमारे कहने के बगैर फिर वो इलेक्शन कमीशन की पिटीशंस आए या इलेक्शन रिलेटेड मैटर्स आए, सूबों के इश्यूज के ऊपर बात आ जाए, वहाँ पर हमारी तैनात किए हुए लोग बैठे हों। अब ये जो 27वीं तरमीम है इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। आपके सदर मुमलिकत ने अपने लिए इस्तिस्ना मांग के एक फील्ड मार्शल को लाइफ टाइम इस्तिस्ना दे दिया और एक इदारे की साख को भी उन्होंने कमज़ोर किया कि जो दूसरे लोग प्रमोशन बेस या अपने टर्न पे उस इदारे के हेड बन सकते थे, वहाँ पर भी एक गैर यकीनी कैफियत आपको उनके दरमियान नज़र आ रही है। लेकिन उससे बढ़कर जो काम हुआ है
वो ये हुआ है कि अब कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स जितना काम है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बजाय फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में जाएगा, और आप अब 184(3) के पावर्स खत्म, 175 सब क्लॉज 3 में जो एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी का माहौल था वो खत्म, और उसके साथ साथ अब आपके पास जितनी भी हाई कोर्ट्स हैं या जो सुप्रीम कोर्ट है वो अपीलेट जुरिसडिक्शन रखती हैं, उनके पास कोई कॉन्स्टिट्यूशनल रिलेटेड मैटर्स नहीं थे। हालांकि तारीख में ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो अपनी एक पहचान थी वो ये थी कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स की कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स थी, और हर फैसले के ऊपर ये अमल करवाने के लिए या उनके ऊपर अपनी एडवाइजरी ओपिनियन देने के साथ साथ एक पावर्स रखती थी। आज अदलिया को खोखला बनाकर उसे सिर्फ एक डमी बना दिया गया है। 27वीं तरमीम के अंदर जजेस को ट्रांसफर करने की पावर्स हैं, यानी कि आप बलूचिस्तान से किसी जज को सिंध में भेज दें, पंजाब भेज दें, केपी के भेज दें, केपी के से किसी को भेज दें, या कैपिटल सिटी इस्लामाबाद से जो हाई कोर्ट है वहाँ के किसी जज को किसी भी जगह पर भेज दें। अगर वो इनकार करता है तो उसको रिटायर्ड समझा जाएगा। और साथ ही साथ इन लोगों ने ये भी किया है सर, हम इसमें ये पूछते हैं कि 26वीं अमेंडमेंट के टाइम पे भी आप लोगों की तरफ से काफ़ी हद तक वकला की तरफ से कन्वेंशंस की गई, ऑल पाकिस्तान लॉयर कन्वेंशन जगह जगह इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, डिफरेंट शहरों में हुई, बहुत जगह पे हुई, लेकिन उसके बाद भी 27वीं अमेंडमेंट हो गई। और इसमें भी आप देखें कि ये जब मंजूर नहीं हुई थी उस वक्त भी हैदराबाद में भी कन्वेंशन हुई, और सिंध लॉयर कन्वेंशन, उसके बाद कराची बार, फिर सखर, और अब सिंध हाई कोर्ट बार। तो आप क्या समझते हैं कि इससे कोई फ़र्क पड़ेगा? जी देखिए, हम जिस तरीके से कन्वेंशन हुई हैं इस वक्त भी कोई ऐसी इत्मीनान बख्श चीजें नहीं है। लाहौर में आप रैलीज देख रहे हैं, आप इस्लामाबाद बार काउंसिल का चांस देख लें, कोयटा बार काउंसिल का चांस देख लें, सिंध बार काउंसिल के लोग मुंतखब लोग हैं या जो पुराने हैं उन्होंने भी इस चीज़ को कंडेम किया है, तो वकील इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करें। यहाँ पर सिंध के अंदर तो ये तहरीक सबसे पहले उठी है, कराची बार लीड करती आई है पिछले सालों से, और एक बबड़लो तहरीक आपको नजर आई केनालों के खिलाफ, कॉर्पोरेट फार्मिंग के खिलाफ, पीका के खिलाफ। उसका मानना यही है कि हम क्या अब इन जजेस के सामने अपने इलाकाई मसाइल या हमारी जो कल्चर है या हमारे जो पानी के या रिसोर्सेज के इशूज हैं या केपी के कश्मीर और तमाम के बलूचिस्तान के जो मिनरल्स के जो एक्ट लाए जा रहे हैं उनको अब इनके सामने चैलेंज करेंगे, जो कि एग्जेक्टिव के बिठाए हुए जजेस हैं। एस्टैब्लिशमेंट को बेनिफिट देने के लिए कानून बनाए गए हैं, तो एक तरफ से इन्होंने वो कानून बनाए जिन्होंने जुडिशरी को कमज़ोर भी किया है, और साथ ही साथ इन्होंने एज अ कमीशन एजेंट बन के आपके एम ने ये तमाम चीज़ें देने का वादा कर दिया एस्टैब्लिशमेंट को कि अब अगर इनको चैलेंज करने की ज़रूरत पड़ती है तो आप बेफिक्र रहें, हमने अदलिया को इतना कमज़ोर कर दिया है कि वो आपस में ही आपसी लड़ाई में सर झुकाकर बैठे रहेंगे, और कोई इस तरह का फैसला नहीं आएगा जो माजी में अगर कभी किसी गैरतमंद जज ने सोचा भी होगा। तो ये अपनी तरक्की के लिए और आने वाले वक्तों में अपने आप को सिक्योर करने के लिए हमारी डायरेक्शन की होंगे, वरना हम इनका ट्रांसफर कर देंगे, या हम इनको ट्रांसफर करने के अलावा अगर ये चीज बनने वाले भी होंगे तो हम इनको नहीं बनाएंगे। और इससे बढ़कर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने अब अपने जजेस की इस्टेब्लिश करके इतनी जल्दबाजी में किया कि हाई कोर्ट इस्लामाबाद के कुछ 4 कमरे थे, ओथ लेती वहाँ भेजा गया, सुप्रीम कोर्ट के कमरे से निकलकर अब वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के चीफ जस्टिस और जस्टिस एक कमरे में बैठे, तख्ती भी नहीं बनी थी, उन्होंने एक कागज पे प्रिंट करके चीफ जस्टिस ऑफ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाकर वहां पर मैटर्स को ट्रांसफर करके और जी हुजूरी का काम पकड़ लिया है। सर, ये हमारा वही सवाल है कि क्या ये सिंध की तकसीम का जो बात उठ रही है या इसके लिए प्रोटेस्ट है, इसके लिए जगह जगह बातें की जा रही है, इसमें किस हद तक सदाकत मौजूद है? और 27वीं अमेंडमेंट के फौरी बाद हम देखें कि ये भी बातें छिड़ गई हैं, तो ऐसा कहाँ पॉसिबल है, ऐसी कहाँ तक सदाकत मौजूद है? देखिए, ये एक बड़ा माजी से मसला चलता आ रहा है, यहाँ पर नहीं है, पंजाब में भी, साउथ पंजाब की भी बात करते हैं और भी इलाकों की, ये एडमिनिस्ट्रेटिवली कंट्रोल लेना चाहते हैं, जो कि कानून की तरमीम करके ये ऑलरेडी कर चुके हैं। अब मसला ये है कि आपने एक ट्वीट पढ़ा होगा फेसबुक पर और ट्विटर के ऊपर, जिसके अंदर एक पॉलिटिकल पार्टी जो कि रूलिंग है सिंध में और कॉलिशन पार्टी है वफाक में, उन्होंने ये कहा कि हम एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, NFC, पॉपुलेशन एजुकेशन डिपार्टमेंट वगैरह की भी तरमीम करके इसको फेडरेशन की तरफ मोड़ने वाले हैं। यानी कि 18वीं तरमीम का कोई जवाब नहीं, और इस संस्था दे के 58(2) जैसा कानून दोबारा लाया जा रहा है कि आप अमीरुल मोमिनीन बना के इस मुल्क में किसी को भी संस्था देते हुए उसको चार्ज दे दें। अब ये तमाम चीज़ें इस बात का अंदेशा कर रही हैं
कि इन्होंने अपने अज़ाइम जो इनके हैं वो अचीव करने के लिए दूसरा कदम उठा लिया। 28वीं तरमीम में कुछ लोग इस बात का अंदेशा कर रहे हैं कि सूबों में मजीद सूबे बनाए जाएंगे। तो मैं ये समझता हूँ, क्योंकि मैं कानून का शागिर्द हूँ, तो ऐसी चीज़ अभी नहीं है तो हमें नहीं बोलनी चाहिए। अगर वो ऐसी चीज़ करते हैं तो फिर तो इस पूरी कौम को हम कहेंगे कि हमारी कॉल भी नहीं है, आप पहले रोडों पे आ जाना। ये इनके लिए ज़्यादा खतरनाक होगा। आपने 71 में एक अपना दायां बाजू खोया था, इसी चीज़ों पे लोगों को इनसिक्योर कर और अभी अगर इस तरह की कोई चीज़ होती है तो वो और खतरनाक होगी। मगर जो चीज़ सामने है वो ये है कि 28वीं तरमीम में एक चीज़ तो वाज़ेह ज़रूर करेंगे कि ये एनएफसी ले जाएं, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी ख़त्म कर दें। अब उस ऑटोनॉमी में उस प्रोविंस का कोई शेयर नहीं मिलेगा तो वो फिर सूबे बनाएं या ना बनाएं, ये उससे ज़्यादा खतरनाक होगा। मगर अगर ये कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, जैसे इन्होंने 1947 में साम्राज्य ने की थी, बरतानिया जाते हुए पंजाब को और बंगाल को डिवाइड करके डिस्ट्रीब्यूट करके गया था और 71 तक आपने राइट्स नहीं दिए बंगाल को, तो आज ये एक सेंसिटिव टॉपिक है। इसके ऊपर लोग अपना मुकदमा इन कोर्टों में नहीं लड़ेंगे, वो रोडों पे होंगे और रहमानों का घेराव करेंगे। इन चीज़ों को इनको खुद अंदाजा होना चाहिए। मगर हम भी इस चीज़ के लिए तैयार हैं। अगर ऐसी कोई चीज़ हुई तो हम भी फिर कानूनी जंग नहीं लड़ेंगे। हम लोगों को गली गली उनके यूसी में जाके, इलाके में जाके, ज़िलों में जाके इजराई तौर पे उन सब के साथ अवेयरनेस भी देंगे। और एक हमारी कमेटी तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान, जिसके अंदर महमूद खान अचक रही हैं, ज़ैन शाह साहब हैं और बहुत सीनियर जो आपके ये रहे हैं, पॉलिटिशियंस रहे हैं। सर लास्ट में सिर्फ आपसे ये पूछेंगे, एनएफ ये जो आईएमएफ की रिपोर्ट को आप कैसे देख रहे हैं कि आईएमएफ की रिपोर्ट में भी बड़ा तहलका मचा, उसमें भी 26वीं अमेंडमेंट का जिक्र मौजूद है कि वहाँ पे जुडिशरी पे जो है वो सवाल उठाया गया है, तो उसके फौरी बाद फिर 27वीं अमेंडमेंट की इसलिए ज़रूरत पड़ गई थी? देखें, आईएमएफ या आपकी जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल और जो आपकी लॉ एंड जस्टिस को वॉच करने वाले इदारे हैं, उन्होंने आपके इन तमाम इदारों को वैसे इंसाफ देने फरामी में एक 1928 या 28 या 39 नंबर पे रखा हुआ है। वो आपकी कानून साजी देख रहे हैं कि आप आवाम के मसाइल के लिए जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है उसको अमेंड करके एक पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में पॉलिटिकल एक्टर्स के लिए या एस्टैब्लिशमेंट की जो डीप स्टेट है उन लोगों को सपोर्ट करने के लिए काम कर रहे हैं। तो आपकी जग में ये कोई तारीफ नहीं हो रही पूरी दुनिया में, बल्कि आपकी जग रफाई हो रही है। उन सब ने इन तमाम चीज़ों को देखते हुए कंडेम भी किया है कि अदल का निज़ाम पहले करता था, अब उसको पावरफुल लोगों के हाथ में दे दिया गया है। मिसाल के तौर पर एक सेनेटर उठे, उसका केस चल रहा है और वो तो जज पसंद नहीं आता तो वो उसको ट्रांसफर करा दे, तो उस जस्टिस की क्या अहमियत रह जाती है। तो अब ये हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जो है ये ट्राइब्यूनल से बढ़कर कुछ नहीं रह गई। इनसे तो डिस्ट्रिक्ट जजेस और मजिस्ट्रेट ज़्यादा पावरफुल हैं कानून के अंदर। तो मैं उस रिपोर्ट को, जो इंटरनेशनल रिपोर्ट है, उसको एज इट इज़ वर्बिटम में मैं सपोर्ट करता हूँ कि उन्होंने पूरी दुनिया के कानूनों को देखते हुए, कवानीन को देखते हुए इस बात के ऊपर एक ओपिनियन फॉर्म किया है कि पाकिस्तान न सिर्फ माशी तौर पर बल्कि अब इंसाफ की फरहमी में भी जो इदारा एक बच गया था उसको भी कमज़ोर कर चुका है, वो भी अपनी जगह पर फ़ाल नहीं है। तो ये हमारे लिए एक तशवीशनाक सूरत हाल पैदा करती है कि अब हमारे जजेस किस तरीके से करेंगे। आप ये देखें, हाई कोर्ट के अंदर भी हम अपनी बार्स में जाते थे, कन्वेंशन करते थे, एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर दे के कहा गया कि आप कन्वेंशन वगैरह यहाँ नहीं कर सकते। तो ये तारीख की बदतरीन मिसाल है जो कभी पहले हमें देखने को नहीं मिली है। तो अब सरापा एहतजाज है और इंशाअल्लाह हमारी यूनिटी पूरे मुल्क की जो एक सूरत हाल है, इसके ऊपर सिविल सोसाइटी के साथ हमने अपना कोलिशन फॉर्म किया है। हम इस तहरीक को बहुत जोरदार तरीके से चलाएंगे और इंशाअल्लाह अपने जो हमारे हदफ है, आवाम की जो रहनुमाई है या ताकत का जो सरचश्मा है, उनके लिए जो कवानीन होंगे वो इम्प्लीमेंट होंगे, ना कि पावर कॉरिडोर्स में रहने वाले लोगों को इस्तिस्ना या ऐसे जजेस बिठा दी जो उनको फ़ायदा देने वाले हों या इदारे की साख को खत्म करने वाले ऐसे कवानीन को हम नहीं मानते और हम रद्द कर चुके हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने हमें टाइम दिया, हमें ज्वाइन किया। या हमारे साथ मौजूद थे जनरल सेक्रेटरी कराची बार एसोसिएशन अभी सिटिंग और जनाब गुलाम रहमान कुराई साहब। उन्होंने अपने तमाम पॉइंट ऑफ व्यू का जिक्र किया कि जिस तरह से
26वीं अमेंडमेंट के बाद 27वीं अमेंडमेंट आ गई है और बड़ा तहलका मचा हुआ है और जगह जगह वकला की तरफ से कन्वेंशंस भी जारी हैं, प्रोटेस्ट भी हो रहा है, वो अदालतों का बाइकाट भी किया गया है। लेकिन इसके बाद भी हम देखें कि एक तो ये खबरें सामने आना कि सिंध को तकसीम करने की जो बातें चल रही हैं उसमें किस हद तक सदाकत है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। बातें तो बहुत होती हैं लेकिन सिंध को तकसीम करने का सोचना, यही बात सबने की कि ऐसा कभी मुमकिन ही नहीं है। दूसरी तरफ हमने देखा कि IMF की रिपोर्ट ने इस वक्त जो है रिपोर्ट शाया की गई है, उसने भी बड़ा तहलका मचा दिया है और उसमें जो जिक्र किया गया है 26वीं अमेंडमेंट के हवाले से, हालांकि ये रिपोर्ट जुलाई में आनी थी लेकिन क्योंकि उसको प्रॉपर तरीके से शाया नहीं किया गया है, लेकिन अब 2 दिन पहले उसको भी मंजर आम पर लाया गया है और उसने भी एक बड़े बड़े सवालात पैदा कर दिए करप्शन के हवाले से, क्योंकि उसका नाम ही है गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट्स फॉर, इसमें करप्शन का हवाला भी दिया गया और उसके साथ साथ जुडिशल सिस्टम पे भी एक सवाल उठाया गया है 26वीं अमेंडमेंट के हवाले से। तो ये क्या रंग लेकर आएगा, इन तमाम पहलुओं पे हमने बात की है, आखिर होने क्या जा रहा है। अब ये रिपोर्ट अंदरूनी इदारे नहीं बल्कि IMF की तरफ से ऐसी रिपोर्ट सामने आना क्या सामने रखेगा। और दूसरी तरफ कि हम देखें कि कल 22 नवंबर को ऑल सिंध लॉयर कन्वेंशन जो है सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में होने जा रही है, वो क्या रंग लेकर आएगी, क्या वाकई में हुकूमत 26वीं और 27वीं अमेंडमेंट पे दोबारा गौर फिक्र करेगी या इसी तरह से ही बरकरार रखेगी जैसे पहले 26वीं अमेंडमेंट हो गई और अब 27वीं। और मजीद ये कि 4 दिसंबर को जो इजलास है क्या उसमें मजीद 28वीं अमेंडमेंट के आने के इम्कानात नजर आ रहे हैं इस IMF की रिपोर्ट के बाद। तो इन तमाम पे हमने बात की। अब दीजिए मुझे ज़ैनब बलोच को इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।